हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम कर चुके थे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया था? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन ने। तो ये हम कर चुके थे। कैसे हुई थी? डिस्चार्ज ट्यूब को लेके उन्होंने किया था इसको। अब नेक्स्ट आता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो फिर जे थॉमसन ने क्या किया? मॉडल ऑफ एटम तैयार किया, जो कि जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के नाम से जाना जाता है। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने बताया कि जो एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का स्फेयर होता है, यानी कि एटम इज ए स्फेयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का एक स्फेयर होता है। उन्होंने अपना जो मॉडल था उसको वाटरमेलन के साथ उसको कंपेयर किया, जहाँ से इसका जो नाम है वो वाटरमेलन मॉडल भी बोला गया। वाटरमेलन मॉडल बोला गया। कैसे? कि जो एटम होता है वो ठीक वाटरमेलन की तरह होता है। जैसे कि वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है वो किसके साथ कंपेयर किया गया? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से। पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल के साथ उसको कंपेयर किया गया। और जो सीड्स प्रेजेंट होते हैं वाटरमेलन में, उनको ठीक बताया गया इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, इसी मॉडल को एक नाम ये हो गया वाटरमेलन मॉडल, एक नाम ये हो गया जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, और इसी का एक तीसरा नाम भी है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। अब यहाँ कैसे कि जैसे खीर बनाते हैं तो खीर में जो मिल्क होता है वो सारा पॉजिटिव पार्टिकल बोला गया, और खीर में जैसे जो भी काजू किशमिश जो भी मिलाए जाते हैं उसको इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर किया गया। तो यहाँ से प्लम पुडिंग मॉडल। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे कैसे? ये तो हो गया इसका कंपैरिजन कि किसके साथ कैसे कंपेयर किया गया इसको। तो इसको लिखेंगे पॉइंट्स में डाल के हम कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल शेप का एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। उसके बाद सेकंड कि उसमें जो ऑल ओवर स्पेस है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन होते हैं। तीसरा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसी स्पेस में कहीं कहीं पर एम्बेडेड होते हैं। और जो मेन जो फोर्थ पॉइंट बताया उसने वो था कि जो एटम होता है वो टोटली न्यूट्रल होता है। एटम क्या हो गया? टोटली न्यूट्रल होता है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो ये था जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस आ गई हैं, क्योंकि जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में पता लगाया गया तो सबसे पहले तो जे थॉमसन ने दिया था, लेकिन उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल भी आया। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो उसके बताने के बाद इसमें कुछ कमियां नज़र आई, वो सारा हम यहाँ पढ़ेंगे। कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में तो बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जगह पे प्रेजेंट नहीं होते, वो रिवॉल्व करते रहते हैं। ऐसे ही जैसे जे थॉमसन ने बताया कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो पूरे स्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड की डिस्कवरी के बाद पता चला कि जो प्रोटॉन है वो पूरे स्पेस को कवर नहीं करते, उनकी एक स्पेसिफिक जगह होती है।
तो जिस वजह से ये जो जे थॉम्सन मॉडल था वो फेल हो गया था। अब हम करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। जो रदरफोर्ड था वो एक रिच पर्सन था, उसकी खुद की फैक्ट्री होती थी जहाँ पे अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस से काम किया जाता था। तो उन्हीं की कंपनी के कुछ पर्सन ने उसको बताया कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल को किसी मेटल सरफेस से जब हिट कराया जाता है तो जो अल्फा पार्टिकल हैं वो उस मेटल सरफेस से सीधा पास हो जाते हैं। तो वहीं से इसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों न मॉडल ऑफ एटम को बनाया जाए, क्योंकि इसको पता था, जे थॉम्सन मॉडल ने बताया कि जो एटम होता है उसमें हर जगह पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। जे थॉम्सन मॉडल ने ये बताया था। और जो अल्फा पार्टिकल होता है वो भी एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो रदरफोर्ड ने सोचा कि अगर अल्फा पार्टिकल इधर जाएगा तो हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसको अल्फा पार्टिकल यानी कि जो अल्फा रेज थी वो मेटल सरफेस के अंदर से पास नहीं होनी चाहिए थी। तो उन्होंने अपना एक खुद का एक्सपेरिमेंट किया जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के नाम से जाना जाता है, वो हम यहाँ पे करेंगे अब। तो रदरफोर्ड ने मॉडल तैयार करने के लिए यहाँ पे एक लेड का बना हुआ बॉक्स लिया, PB लेड का बना हुआ बॉक्स लिया, उसमें एक रेडियम का पार्टिकल रखा। रेडियम एक रेडियो एक्टिव मेटल होती है जिससे अल्फा रेज निकलती हैं। कौन सी रेज निकलेंगी? अल्फा रेज। अल्फा रेज पे +2 चार्ज होता है। फिर यहाँ पे उसने एक स्लिट लगाई ताकि ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा रेज जो है वो आगे ना जाए। तो यहाँ पे उसने क्या लगा दिया, एक स्लिट लगाया। यहाँ से अल्फा रेज यहाँ जा रही हैं आगे। फिर यहाँ पे उसने एक गोल्ड मेटल का फॉयल रखा, गोल्ड मेटल का फॉयल रखा और पीछे जिंक का बना हुआ स्क्रीन लगा दिया। जिंक का बना हुआ स्क्रीन लगा दिया। ये किस वजह से लगाया? सिर्फ ये नोट करने के लिए कि कितनी अल्फा रेज जो है यहाँ गोल्ड की मेटल को पेनिट्रेट करके इसके अंदर से पास होके इससे टकराती हैं। तो ये थी उसके मॉडल की कंस्ट्रक्शन। लेड का बना हुआ बॉक्स लिया, उसमें रेडियम का पार्टिकल रखा जिससे अल्फा रेज जा रही हैं। फिर स्लिट लगा दिया, यहाँ पे गोल्ड मेटल का फॉयल रखा और जिंक का बना हुआ स्क्रीन लगा दिया। तो रदरफोर्ड मॉडल में हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी हैं। क्या क्या उसने ऑब्जर्व किया और फिर क्या उससे कंक्लूजन निकाला। तो उसने 3 ऑब्जर्वेशन नोट की और फिर उन 3 ऑब्जर्वेशन को नोट करके 3 ही उसने कंक्लूजन निकाले जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब। तो पहले हम करते हैं इसमें ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे देखो, अब जैसे कि जो मेटल का फॉयल लिया था उसने गोल्ड मेटल का फॉयल, कोई भी मेटल है, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी मैटर होता है वो एटम से मिलके बना होता है। ये तो हम 9th 10th में पढ़ के आ चुके हैं। ओके, अब यहाँ से अल्फा रेज आ रही हैं तो उसने क्या देखा, फर्स्ट उसने क्या ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी जो अल्फा रेज थी वो बिना टकराए क्या हो रही थी, उस गोल्ड मेटल की फॉयल में से पास हो रही थी। इनकी सिंपली अगर हम कुछ ऐसा देखना चाहें, एक एटम को बड़ा लेके देखें कि जो मोस्टली जो अल्फा रेज थी वो क्या हो रही थी, बिना डेविएट हुए, बिना इधर उधर मुड़े वो सीधा पास हो रही थी। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे कि जो मोस्टली अल्फा रेज
जो थी वो पास हो रही थी स्ट्रेट, विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के वो पास हो रही थी। तो उसको देख के उसने क्या कंक्लूजन निकाला, अगर किसी भी स्फेयर में से हम ऐसे कोई भी रेज पास करा रहे हैं और वो सीधा जा रही है उसके अंदर से बिना डिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब क्या होगा कि वो बीच से क्या होगा, खाली है, यानी कि देयर इज ए लॉट ऑफ वैकेंट स्पेस इन द एटम। क्या कंक्लूजन निकाला उसने, देयर इज ए लॉट ऑफ वैकेंट स्पेस प्रेजेंट इन एटम। ये हो गया। सेकंड, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कुछ रेडिएशन थी वो थोड़े से एंगल पे क्या हो रही थी, डेविएट हो रही थी, यानी कि यहाँ से रेडिएशन आई और एटम के अंदर थोड़े से एंगल के ऊपर क्या होगी, वो डेविएट होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a few alpha radiation deviate through a small angle, यानी कि थोड़े से एंगल के ऊपर वो डेविएट होगी। डेविएट क्यों हुई, क्योंकि देखो अल्फा रेज पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और वो डेविएट क्यों होंगी, क्योंकि एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो ही वो डेविएट होंगी। यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अगर उनको रास्ते में कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो मुड़ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे कंक्लूजन उसने क्या निकाला, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम। क्या कंक्लूजन निकाला, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम। ये हो गया। थर्ड, उसने देखा कि बहुत कम रेडिएशन, यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि 20,000 में से कोई सिंगल रेडिएशन ऐसी थी जो जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में वापस होगी। यानी कि अल्फा पार्टिकल था, अल्फा रेडिएशन थी, वो यहाँ से जा रही है, अल्फा रेडिएशन पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, क्या बोला इसने कि कुछ रेडिएशन ऐसी थी जो जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में वापस आ गई, यानी कि वो जाके किसी ना किसी हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के साथ टकराई होगी, तभी तो इस डायरेक्शन में वापस आ गई। अब देखो, मान लिया यहाँ पे ये एक हैवी सा स्टोन है, पत्थर है, यहाँ कोई बॉल है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, टकरा के क्या होगा, इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मास हैवी है। और अगर मान लिया यहाँ पे एक बहुत बड़ी बॉल है, बहुत बड़ा भारी पत्थर है, यहाँ पे एक छोटी बॉल रखी है, अगर इसको इधर से जाएंगे तो ये टकरा के वापस आएगा या फिर आगे की तरफ जाएगी। ऐसे ही जो अल्फा पार्टिकल था उसका मास तो कम था और ये टकरा के वापस आ रहा है, इसका मतलब एटम के अंदर कोई हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। जो हैवी वर्ड है वो यहाँ पे लगाना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आउट ऑफ 20,000 रेडिएशन ओनली 1 रेडिएशन जो थी वो कम बैक, यानी कि वापस आ गई है अपनी उसी डायरेक्शन में, यानी कि उसने क्या ले लिया, एक यू टर्न ले लिया। ये हमने लिखना है। और यहाँ पे कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम कि देयर इज ए हैवीली पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल present in the
सेंटर ऑफ एटम, किसमें, सेंटर ऑफ एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, और उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को उसने नाम दिया न्यूक्लियस। तो उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को भी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बोला जाता है। तो यहाँ से देखो, स्फेरिकल शेप का किसने बता दिया था, जे थॉमसन ने। फिर बीच में सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये किसने बताया, रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी कि जो प्रोटॉन है वो सारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद रदरफोर्ड की एक और भी इम्पॉर्टेंट थ्योरी थी, उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करते रहते हैं। क्या बताया उसने, तो न्यूक्लियस का बता दिया। दूसरा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक फिक्स पोजीशन पे नहीं है, वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करते हैं, जिस वजह से उसने उनको प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन भी नाम दिया। कि जैसे सोलर सिस्टम में क्या होता है, जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ये था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, लेकिन ये भी फेल हो गया। इसको फेल किया मैक्सवेल थ्योरी ने। इसने, नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की लिमिटेशन किसने फेल किया था इसको, मैक्सवेल थ्योरी ने। मैक्सवेल एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, तो उनकी मैक्सवेल थ्योरी ने इसको फेल कर दिया था। अब देखो यहाँ पे रदरफोर्ड ने क्या बताया, ये हो गया न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे इसके चारों ओर एक सर्कुलर मोशन में, तो वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो मैक्सवेल थ्योरी क्या कहती है कि जब भी कोई एक्सेलरेटेड पार्टिकल मूव करता है या फिर वाइब्रेट करता है तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाती है। मैक्सवेल ने क्या बताया, कोई भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल जब मूव करेगा, रोटेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी का लॉस करेगा। तो यहाँ पे देखो रदरफोर्ड ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज यानी कि उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो देखो धीरे 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 क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है अपनी एनर्जी को इमिट करता रहेगा, छोड़ता रहेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि उसकी जो एनर्जी है वो सारी लॉस हो जाएगी और वो धीरे 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 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के साथ कोलैप्स कर जाएगा। और उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि जो एटम है वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब अगर एटम डिस्ट्रॉय हो जाए तो कोई पार्टिकल, कोई मैटर, कोई भी चीज़ धरती पे बचेगी ही नहीं। लेकिन क्या है, सारी चीज़ें तो एज इट इज़ प्रेजेंट हैं। तो हम बोलेंगे कि जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में रदरफोर्ड ने नहीं बताया। ये एक बहुत बड़ी इसकी लिमिटेशन रही है। सेकंड इसकी लिमिटेशन है कि इसने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम के बारे में भी नहीं बताया। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया। तो ये दो इसकी लिमिटेशन है। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम आगे आएगा, वो हम करेंगे। तो ये था जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और
रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम।